गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेट अस कंटिन्यू विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. कल हमने देखा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है. अगर कोई एटम लेते हैं, हम कोई गैस लेते हैं, उसमें हम व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट तो देन इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट. जो लाइट एमिट होता है दैट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म. तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. तो ऐसे ही जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में we take hydrogen gas in a discharge tube and pass electric current. When we pass electric current, it becomes a source of light. It starts emitting light. अब वो जो लाइट या रेडिएशन एमिट होता है, we pass it through a prism and we get the spectrum. तब हमें उसका स्पेक्ट्रम मिलता है. That's what we call as hydrogen spectrum. Now what we observe children is कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस मिलेंगी हमें, विच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. कुछ विजिबल में भी होगी, कुछ इंफ्रारेड रीजन में भी होगी. नाउ लेट अस सी. हाइड्रोजन चिल्ड्रन हैज वन इलेक्ट्रॉन. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. आपने जब उसको एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हमने करंट पास किया, तो ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया. अब आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. आपने जब गैस लिया है तो इट हैज नॉट मेनी मॉलिक्यूल्स. किसी मॉलिक्यूल ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया कि वो सेकेंड शेल में चला गया, किसी ने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो थर्ड में चला गया, किसी और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ने और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इट हैज रीच्ड अ हायर लेवल. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी इट हैज एब्जॉर्ब्ड इट कैन गो टू एनी ऑफ द हायर लेवल्स. सेकेंड शेल में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, टिल इंफिनिटी. देयर आर इन्फिनाइट लेवल्स. इंफिनिटी तक वो कहीं भी जा सकता है. नाउ द पॉइंट इज कि जब वो वहां चला गया तो देन इट इज नॉट स्टेबल. वो उसका एक्साइटेड स्टेट है. इट हैज टू कम बैक. इट हैज टू डी एक्साइट. जो वापस आता है उसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा. अब वापस आने के बहुत सारे तरीके हैं. या तो वो सपोज अगर वो फिफ्थ में गया है तो फिफ्थ से डायरेक्टली फर्स्ट में आ जाए, वन पॉसिबिलिटी. फिफ्थ से थर्ड में आए, थर्ड से टू में आए, टू से वन में आए. तो ये डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं. और इन डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए, हर ट्रांजिशन के लिए लेट अस से एक पर्टिकुलर रेडिएशन होगा. देखो, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में आया तो दिस मच एनर्जी इज गिवन आउट. इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सम पर्टिकुलर वेवलेंथ. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, यहाँ से सेकेंड में आया तो इतने एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ होगा. फिर सेकेंड से वन में आएगा तो आपको फिर एक वेवलेंथ मिलेगी. तो डिपेंडिंग ऑन दिस ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉन किस शेल से किस शेल में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उतना एनर्जी लूज करता है और उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ही हमें वेवलेंथ मिलती है. तो व्हेन यू लुक एट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चिल्ड्रन, जो हमें लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट ट्रांजिशंस. ट्रांजिशन मतलब डिफरेंट तरीकों से जब वो आ सकता है वापस, डिफरेंट मेथड्स इन विच इट कैन कम बैक. तो ये जो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई, जब वापस आया तो एनर्जी इज रिलीज आउट. दैट एनर्जी चिल्ड्रन इज ऑब्टेन इन ऑल दीज रीजन्स. उनमें से कुछ विजिबल में आएंगी, कुछ इंफ्रारेड में आएगी, कुछ की एनर्जी अल्ट्रावायलेट में होगी. नाउ लेट अस सी हाउ. सपोज इफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर शेल्स टू द ग्राउंड स्टेट. फर्स्ट शेल में कहीं से भी अगर वो फर्स्ट शेल में आता है, अब फर्स्ट शेल में कहाँ से आ सकता है? सेकेंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से. तो हायर शेल तो इनमें से कोई भी हो सकती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टिल इंफिनिटी. लेकिन वापस आ रहा है अगर शेल नंबर वन में, ग्राउंड स्टेट में, n इज इक्वल टू 1 में. जो लोअर स्टेट है इसको हम n1 बोलेंगे, जो हायर स्टेट है दैट इज n2. तो when the electron is de-excited from any of its higher states, from any of the excited state back to the ground state. That means when it comes from any of the higher state to the first shell, कहीं से भी जब first shell में आता है तो ये जो energy gap होगा, ये जो energy है, this energy is maximum. फिर सेकेंड में आएगा तो एनर्जी थोड़ा कम हो गया, थर्ड में आएगा तो एनर्जी और कम हो गया, फोर्थ में आएगा तो एनर्जी और कम हो गया. दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी होगा यहाँ पर, दिस लाइज चिल्ड्रन इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. अल्ट्रावायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. फिर एनर्जी थोड़ी कम हुई तो हम विजिबल रीजन में आ गए. तो बाल्मर इज इन द विजिबल रीजन. एनर्जी और कम हो गई, ये गैप और कम हो गया, जो एनर्जी रिलीज है और डिक्रीज हो गया, तो वी कम इन द इंफ्रारेड. ऑल दीज आर इन द इंफ्रारेड रीजन. So starting from here, the first series is the Lyman series, when the electrons come from any of the higher state to the first shell. कहीं से भी जब first shell में आएगा
तो जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। और नाउ लुक एट द पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट शेल में कहां से आ सकता है, सेकेंड शेल से, इट कैन कम फ्रॉम द थर्ड शेल, इट कैन कम फ्रॉम द फोर्थ शेल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी डिफरेंस एक लाइन होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा, corresponding to this energy difference another frequency, corresponding to this energy difference another frequency, ये another frequency और infinity से आएगा तो another frequency। तो इतनी सारी लाइंस हमें मिल सकती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आता है, और ये सारी लाइंस, इन सब की वेवलेंथ, इन सब की फ्रीक्वेंसी दे आर इन दी अल्ट्रा वायलेट रीजन, इनकी एनर्जी हाई है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होंगी जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से डी एक्साइट होता है। अब ये जो सारी लाइंस हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है, दिस इज कॉल्ड अ लाइमैन सीरीज, ये एक सीरीज बन जाता है, इसको हम लाइमैन सीरीज बोलते हैं। अब लाइमैन सीरीज में आके कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से लेके लास्ट लाइन होगी जब इंफिनिटी से आ रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन होती है जब अपने जस्ट नेक्स्ट हायर से आ रहा है, अगर ग्राउंड में आ रहा है, फर्स्ट शेल में आ रहा है तो सेकेंड से आ रहा है, अगर सेकेंड में आएगा तो थर्ड से आएगा, थर्ड में आ रहा है तो फोर्थ से आएगा। तो जब जस्ट नेक्स्ट हायर लेवल से आता है तो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन होता है। और जो लास्ट ट्रांजिशन है वो तब होगा जब वो इंफिनिटी से आ रहा है। ये जो लास्ट लाइन होती है, जो दिस लाइन इज कॉल्ड द लिमिटिंग लाइन ऑफ दैट सीरीज। तो ये सीरीज कहां से कहां तक है, ये सीरीज यहां से है, फर्स्ट लाइन जो कि नेक्स्ट हायर शेल से, जहां उसको आना है उसके नेक्स्ट शेल से आया, और लिमिटिंग लाइन जब इंफिनिटी से आया। तो इस तरह से हमें डिफरेंट सीरीज मिली। दिस सीरीज, लाइमैन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया इन द विजिबल रीजन, फिर एनर्जी गैप और कम हुआ एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हुई इन द इंफ्रारेड रीजन्स। नाउ फॉर ए ट्रांजिशन, अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से यहां आ रहा है, दैट मीन्स सिक्स्थ शेल से सेकेंड शेल में आ रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मालूम है E इक्वल टू H नहीं होता है, यहां से भी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एनर्जी गैप मालूम हो। बट थिंग इज कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में आ रहा है तो जो रेडिएशन एमिट हुआ, जो लाइन हमें मिला, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, दैट चिल्ड्रन इज गिवन बाय रेडबर्ग्स फॉर्मूला। अब रेडबर्ग्स फॉर्मूला ये है, दिस इज वेव नंबर। क्या होता है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हमने पर सेंटीमीटर लिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r कांस्टेंट है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखो n1 है लोअर शेल, n2 है हायर शेल, ये वो वाला शेल जहां से इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, n1 वो वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो n1 स्क्वायर फाइनल हुआ अगर d एक्साइट हो रहा है हायर टू लोअर, सो दिस इज फाइनल शेल जहां पर पहुंचा है, माइनस इनिशियल शेल जहां से वो आ रहा है। सो दिस फॉर्मूला गिव्स द वेवलेंथ ऑफ the radiation emitted for a particular transition। अगर इस पर्टिकुलर शेल से इस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आएगा तो कितनी वेवलेंथ को एमिट करेगा, जो रेडिएशन एमिट हुआ उसका वेवलेंथ कितना होगा। अब here children, let's see just a brief outline of all these series। The first series is the Lyman series। ये हमें तब मिलेगी when the electron is coming from any of the higher states to the first shell। किसी भी हायर शेल से जब फर्स्ट शेल में आएगा, ग्राउंड लेवल में आ जाएगा, देन इट इज द लाइमैन सीरीज। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइंस, ये सारी फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रा वायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी एनर्जी गैप ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हायर फ्रीक्वेंसी है, तो ये सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में होंगे। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए या लाइमैन सीरीज के लिए आई कैन राइट कि जो लोअर शेल है वो तो फिक्स्ड है, कहीं से भी आएगा तो फर्स्ट में आएगा, तो n1 इज 1 और n2 क्या है, अगर फर्स्ट शेल में लौट के आना है तो कहां से लौट के आ सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टिल इंफिनिटी। तो हमारा n2 कहां तक हो सकता है, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन। फर्स्ट लाइन कहां है, उसको 1 में आना है, तो फर्स्ट कहां से आएगा, सेकेंड शेल से आएगा,
तो फर्स्ट लाइन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो N1 को हम 1 लेंगे और N2 को हम जस्ट नेक्स्ट शेल। फर्स्ट लाइन हमें तभी मिलेगी जब उससे जस्ट हायर शेल से आ रहा है। तो N1 इज 1 एंड N2 इज 2। और जो लास्ट लाइन होगी, जो लिमिटिंग लाइन होगी, उसके लिए आ रहा है कहाँ पे? फर्स्ट शेल में। और कहाँ से आएगा? इंफिनिटी से। लास्ट लाइन है, लिमिटिंग लाइन है, तो इंफिनिटी से। तो फॉर द फर्स्ट लाइन N2 is N1 plus 1 always. N2 is N1 plus 1. That means just next higher shell. And the limiting line उसके लिए N2 is always infinity. वो आपकी लास्ट लाइन होगी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर हम इसके लिए फर्स्ट लाइन कैलकुलेट कर ले और लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट कर ले तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। दैट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि आपको यहाँ पर मिलती है। अब सेकेंड है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, किसी हायर शेल में तो चला गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल में चला गया, लेकिन डायरेक्टली फर्स्ट में नहीं आया। वो पहले सेकेंड में आया, फिर सेकेंड से फर्स्ट में आया। तो जब वो कहीं से भी सेकेंड में आएगा तो एक रेडिएशन निकलेगा, फिर सेकेंड से 1 में जब आएगा तो फिर ये इतना रेडिएशन निकलेगा जो यहाँ पहले निकल रहा था। दैट विल बी इन दी अल्ट्रावायलेट रीजन। तो जब कहीं से भी किसी भी हायर शेल से द इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड एंड इट कम्स बैक टू द सेकेंड शेल, किसी भी हायर शेल से जब सेकेंड शेल में आया है, तो ये जो एनर्जी गैप है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट, द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो एनर्जी गैप है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी, पर्टिकुलर एनर्जी के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है? E is equal to h into nu। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, या हम यहाँ से कैलकुलेट करें जो हमारा वेवलेंथ आता है, फॉर ऑल दीज ट्रांजिशंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर शेल से when it is coming back to the second shell, then when you put these values, तो जो आपकी वेवलेंथ आएगी वो सारी आपकी विजिबल रीजन में होगी। विजिबल रीजन कहाँ होता है? वॉयलेट से लेके रेड तक, जो आप वेव जोड़ लेते हैं, दैट इज द विजिबल रीजन फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। ठीक है, ये सारे कलर्स विजिबल में हैं। तो आपको जो लाइंस मिलेंगी ये विजिबल रीजन में मिलेंगी। यू कैन सी विद योर नेकेड आइज। जो अल्ट्रा वॉयलेट थे दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज। देन थर्ड सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से आता है और थर्ड शेल में आ जाता है, देन वी गेट द रेडिएशन, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन है, इससे जो रेडिएशन निकला, जो रेडिएशन इस ट्रांजिशन से निकला, एंड द रेडिएशन दैट वी गेट इन दिस ट्रांजिशन, these radiations children, all of them, अब एनर्जी क्योंकि इससे कम हो गई, now the frequency will also decrease and from visible we go to infrared, क्योंकि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कम है। So we are going here, as we are going from Lyman to Balmer to Paschen bracket and Fund series, आपकी ये एनर्जी गैप कम हो रही है। एनर्जी गैप इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग एंड वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर फॉर पास्चन सीरीज यू कैन सी इट इज इन दी इंफ्रारेड रीजन। N1 इज इक्वल टू 3, जो लोअर शेल है वो 3 है, कहीं से भी थर्ड में आएगा, उसके बाद इट विल कम बैक टू द फर्स्ट शेल, लेकिन यहाँ से फिर सेकेंड में आ सकता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, ये विजिबल रीजन में होगी, आपको यहाँ मिल गई। देन फ्रॉम हियर इट विल कम हियर, तो यू विल गेट इट हियर, वो आपकी यूवी रीजन में होगी। तो व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट्स टू द थर्ड स्टेट, कहीं भी हायर शेल से थर्ड शेल में जब आएगा तो जो एनर्जी होगी दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंफ्रारेड रीजन। अब उसमें भी आप रेंज निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन निकलेगी तो आप क्या पुट करेंगे? N1 इज इक्वल टू 3, N2 इज इक्वल टू 4। लास्ट लाइन के लिए N1 is equal to 3 and N2 is equal to infinity. That will be the limiting line, children. Then likewise आपके पास next series होगी bracket series and fund series. इसमें lower shell is 4, इसमें lower shell is 5. Higher shell of course उससे next shell से लेके next ultimately till infinity. तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, किसी भी हायर शेल से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो डिफरेंट तरीके से आ सकता है। इट कैन कम डायरेक्टली फ्रॉम एनी ऑफ द हायर शेल टू द फर्स्ट शेल, इट कैन कम फ्रॉम हायर शेल टू थर्ड शेल, थर्ड टू फर्स्ट, ऐसे भी हो सकता है। इट कैन कम फ्रॉम हायर शेल टू फोर्थ शेल टू थर्ड, थर्ड टू सेकेंड, और डायरेक्टली फ्रॉम फोर्थ टू 1। तो ये जो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, हर ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक लाइन मिलेगी।
तो आपको बहुत सारी लाइंस मिली एंड ऑल दीज लाइंस दे लाई इन दीज रीजन्स, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर इन द विजिबल रीजन। जितनी भी लाइंस आपको विजिबल सीरीज में मिली, विजिबल रीजन में मिली, वो बाल्मर सीरीज हो गई। एंड ऑल दोज लाइंस दैट यू गेट इन द इंफ्रारेड रीजन डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी दे हैव बीन क्लासिफाइड एज Paschen series, bracket series and Pfund series. So that is how children you get a hydrogen spectrum. And using this formula we calculate the wavelength of the radiation emitted for a particular transition. जब एक particular transition होता है, एक particular shifting होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल से किसी दूसरे शेल में आया है, डी एक्साइट होके आया है, जब वापस होके आया है, देन what is the energy emitted और what is the frequency, जो रेडिएशन निकला है उसका wavelength जो है we can calculate using this formula. Now we'll see some questions based on Rydberg formula, children. See, Rydberg formula में अगर आपको ये दिया है कि बाल्मर सीरीज है, Paschen सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, if this is given, तो इट इज अंडरस्टूड कि लोअर शेल आपको मालूम पड़ जाता है। अगर मुझे बाल्मर सीरीज कहेंगे तो आई नो कि बाल्मर सीरीज कब होता है, जब किसी हायर लेवल से आप सेकेंड शेल में आते हैं। अगर मुझे Paschen सीरीज कहेंगे तो आई विल नो कि Paschen सीरीज कब होगा, जब किसी हायर शेल से थर्ड शेल में आता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको सीरीज गिवन है तो आपको लोअर लेवल तो वहीं से मालूम पड़ जाता है, सेकेंड लेवल जहां से आ रहा है दैट विल बी गिवन इन दी क्वेश्चन। और अगर लिमिटिंग लाइन कहेंगे तो हमें मालूम है कि इट इज कमिंग फ्रॉम infinity. So now we'll discuss two questions of this type, children. First question is calculate the wavelength of the radiation emitted when an electron de-excites means comes back from the fifth shell to the second shell. Now see children, it is coming from the fifth shell, तो higher shell हो गया N2 हो गया 5 to the second shell, तो N1 हो गया 2। जैसे आप ये देखते हैं N1 is equal to 2, किसी भी हायर शेल से when the electron comes in the second shell, तो जो आपको रेडिएशन मिलेगा that will be in the visible region, वो बाल्मर सीरीज में होगा और visible region होगा। तो now putting this formula 1 upon lambda, that is wave number is equal to 109677, ये सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर, आप मीटर में लेंगे तो विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स। 109677 per centimeter, 1 upon n1 square, 1 upon n2 square. So this is 1 upon lambda is this per centimeter. तो लैम्डा जो आएगा 1 upon lambda per centimeter में, तो जो लैम्डा आएगा that will be in centimeters. So 109677. Now n1 children is 2. So 1 upon n1 square is 1 upon 4 minus 1 upon 25. This is 25 minus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 minus 4 21, और नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो that will be 100। 1 upon 4 minus 1 upon 25, इसका एलसीएम लिया तो 100 and 25 minus 4 that is 21 upon 100. This when you solve children comes out to be